राजस्थान में अलवर सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई क्योंकि यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लोकसभा के चुनावी रण में उतर चुके हैं। बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन किस ब्रेकफास्ट का समय जरूर है, लेकिन जो अब पता चला है भूपेंद्र यादव सुबह से ही कई सारी मीटिंगें आप निपटा चुके हैं, मंदिर भी होकर आ चुके हैं। हाँ, मेरा दिन जल्दी शुरू होता है और जल्दी सारे विषय को करता हूँ। मंदिर तो नहीं, एक सामाजिक संगठन की मीटिंग थी, वहाँ पर जाकर आया। तो क्या किस तरह का माहौल आपको मिल रहा है? माहौल बहुत पॉजिटिव है। इस समय पूरा देश मोदी की गारंटी को समर्थन दे रहा है और ये जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। मैं तो प्रत्याशी के रूप में हूँ, समर्थन उन्हीं को मिल रहा है। मोदी की गारंटी पर तो मिल रहा है, लेकिन भूपेंद्र यादव की गारंटी अलवर के लिए क्या है? क्या करने वाले अगर यहाँ से जीत कर जाते हैं तो? अलवर में जो मोदी की गारंटी को नीचे पहुंचाने का काम करेंगे, सबसे बड़ा विषय पानी का है। और क्योंकि अब केंद्र सरकार के द्वारा जो एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का एक MOU भी हुआ है ERCP को लेकर के। वो सारे विषयों को जनता बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रही है। अलवर जिस प्रकार से 10 साल में एक्सप्रेसवे से जुड़ा है, मेडिकल कॉलेज से लेकर सारी सुविधाएं आई है, अब लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि प्रधानमंत्री जी के अगले कार्यकाल में विकास की परियोजनाएं नीचे तक पहुंचेंगी। और इस काम को करने के साथ ही साथ 24 घंटे अलवर के लोगों की सेवा का काम करना है। जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे ईमानदारी से करूँगा। जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि आप राजस्थान के लिए बाहरी हैं और खासकर अलवर के लिए बाहरी हैं। मैं तो 12 साल से यहाँ का सांसद हूँ। मैं अलवर के विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ और कांग्रेस ने तो राज्यसभा में सोनिया जी को भेजा है। तो भाई मैं ऐसी बातों का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि ये बातों को अलवर की जनता ही रिजेक्ट कर चुकी है। मेरा 40 साल का पारिवारिक सामाजिक रिश्ता यहाँ पर है। बहुत अच्छा कि आपने ये प्रश्न मेरे से पूछा है। मेरे सारे विकास कार्य सब यहाँ पर सामने है, इसमें कोई दम ही नहीं है। अलवर को राजस्थान का एंट्री गेट कहा जाता है, तो माना जाए कि भूपेंद्र यादव को एंट्री अलवर से मिलने वाली है। अलवर की जनता का मेरे को आशीर्वाद है, मेरे को समर्थन है, मेरा अपना परिवार है और मैं इस परिवार की सेवा का कार्य करूँगा। अलवर के हमारे देवता है। जब मैं टिकट लेके आया था तब भी जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने रोड शो शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं अलवर की जो मार्केट है, जो रोड्स है, उन पर फूलों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। फूलों की बौछार यहाँ पर हो रही है कि एक भव्य रोड शो भूपेंद्र यादव के द्वारा निकाला जा रहा है। भूपेंद्र जी, पहले चर्चा थी कि आप हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे महेंद्रगढ़ से, राजस्थान पर आए हैं, तो क्या यादव बहुल सीट है इस वजह से? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो निर्णय किया है वो सोच समझ किया। लेकिन अलवर की अगर बात करें तो ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी कम पर है, तो लगता नहीं कि चुनावी डगर बड़ी कठिन रहेगी? कोई कठिन नहीं है। अलवर की जनता का पूरा प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए है। आप देख रहे हो किस प्रकार से आज ये जन सैलाब नॉमिनेशन पे अपना आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को दे रहा है। लेकिन एक कांग्रेस ने भी यादव कैंडिडेट्स को उतार दिया, मौजूद कैंडिडेट माने जाते हैं, विधायक हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका। मैं कोई मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी अभद्र टिप्पणी किया। क्या लगता है कि महिलाओं को अपमान जानबूझकर कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस का ये हताशा और निराशा का माहौल है। वो अलवर के भी चुनाव में वो अलवर का जो चुनाव है, ये अलवर का चुनाव जो है पूरी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर है और हम राष्ट्रीय मुद्दों पर ही पूरे चुनाव को लड़ रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर अलवर दिखाई देगा। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी अलवर के हर गांव तक पहुंचेगी। सुबह से लगातार बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव प्रचार में लगे हुए हैं। अभी एक स्वीट्स की दुकान है अलवर में, यहाँ पर आ गए, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ खिला पिला रहे हैं क्योंकि सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, एक नारा चल रहा है यहाँ पर, मैंने देखा, दिल्ली में नरेंद्र और अलवर में भूपेंद्र। क्या लग रहा है कि नारा जो गारंटी भी आप मोदी की गारंटी कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सर तो चढ़ के बोल ही रहा है, क्या आम जनता में भी जाएगा? आज तो जो नॉमिनेशन में आए सब आम जनता है। हमारे यहाँ तो फसल का बड़ा भारी समय होता है।
और फसल कटने में कोई गांव छोड़ता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि लोग सारा काम छोड़ करके आज आशीर्वाद देने के लिए गांव से लेकर शहर तक सभी लोग आए हैं। और अलवर की जनता का ये आशीर्वाद, मोदी की गारंटी को आशीर्वाद। अलवर का केक भी यहाँ पर है, लस्सी की भी मिठास भी आपको मिल रही है। भगवान राम के आप वकील रहे हैं, आज भगवान राम को जो जन्म स्थान में जगह मिली है उसके पीछे बड़ी भूमिका आपकी रही है, वो आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और सीए जैसे कानून जो आए हैं उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। राम जन्मभूमि तो बड़ा विषय है, क्योंकि लोगों को लगता है कि 500 साल से जो समस्या थी उस समस्या को सुलझाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और 10 साल में जो सारे विषय पूरे हुए हैं वो मोदी की ही तो गारंटी है, उसी पे तो चुनाव हो रहा है। यदुवंश माने जाते हैं, यादवों का एक गढ़ है यादव समाज का, तो एक माहौल भी देश में बना हुआ है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अब वो भी मुक्त होनी चाहिए। पहली बार कोई आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री जन्मभूमि गया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपको लगता है कि वो भी समय आ गया है, अब बारी है कृष्ण भूमि? अभी तो मोदी की गारंटी पे चुनाव है, उसी पे हम लड़ रहे हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि जो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि काला धन का प्रयोग बीजेपी ने अपने हित में किया और ईडी वगैरह के छापे लगवा कर डलवा कर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको डरा कर आप उनसे पैसे लिए। अकेले बीजेपी का तो है नहीं, बीजेपी का 1/3 भी नहीं होगा, 2/3 तो विपक्ष का भी है। तो ये तो खामखा का आरोप है। फिर राजनीति में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर जो देश में लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा खतरा है वो परिवारवादी पार्टियों का है। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं ये राजनीति में ट्रांसपेरेंसी से पैसा आने ही नहीं देना चाहती है, क्योंकि राजनीतिक दल के नाम पे ये इनके परिवारों की संपत्तियां हैं। कोई सी पार्टी हो, जब पिता का उत्तराधिकारी पुत्र, पुत्र का उत्तराधिकारी पुत्र आता है तो नेचुरली कि वो होती तो पार्टी है, लेकिन विरासत और वसीयत में लिखी हुई आती है। तो वसीयत में लिखी हुई जो पार्टियां हैं वो इस तरह की व्यवस्था नहीं चाहती, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती। इलेक्टोरल रिफॉर्म एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, न्यायालय के निर्णयों के बाद ये हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, वाइट मनी होनी चाहिए। इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारी राजनीति में भी पैसा स्वच्छता से आना चाहिए, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है। लेकिन भूपेंद्र जी, जो आप बार बार कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। लगातार ईडी के छापे या उनमें जो टूट करवाकर उनके लोगों को अपने यहाँ शामिल कराकर जब विपक्ष बचेगा नहीं तो मजबूत कैसे होगा? तो 400 पार का आंकड़ा इसी तरह से पार होगा? ये कहना गलत है। अब मैं तो राजस्थान में इतने लोगों को देख रहा हूँ, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। अलवर में हमारे जो आए हैं बड़े डॉक्टर, सर्जन, 2 बार के सांसद, जिला प्रमुख, इनका तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। लोग ये जान चुके हैं कि कांग्रेस में देश को शासन देने की क्षमता नहीं है। ऐसे में जो पार्टी और जो नेतृत्व इस क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं लोग उसको चुनते हैं। तो जो हकीकत में सपनों को बुनते हैं उसी मोदी को लोग चुनते हैं। ईडी को तो चुनते हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं वो जेल जरूर आप लोगों ने भेज दी ईडी की हिरासत में, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। क्या इस तरह से सरकार चलाना सही? राजनीति लोकराज से नहीं लोकलाज से भी चलती है। अभी तो नैतिकता का तकाजा है, अब कितनी नैतिकता उनमें बची है तो वो सोचें, लेकिन नैतिकता पे तो इस्तीफा देना चाहिए। एक बड़ा मामला और है, कंगना रनौत का सामने आया। लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता हैं वो जानबूझकर महिलाओं का छोटेपन की राजनीति, छोटे बयान, छोटी चीज़ें, ये हमेशा देश को नुकसान पहुंचाती है और कांग्रेस की राजनीति देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जीवन मरण का सवाल है और बीजेपी जानबूझकर अपनी एजेंसियों को दुरुपयोग करके टूट करवाना। किस चीज़ का है जीवन मरण? किस चीज़ का है? किसका का? ये तो लोकतंत्र की चलने वाली प्रक्रिया होती है और लोकतंत्र के चलने वाली प्रक्रिया में सभी को लोगों का समर्थन लेना चाहिए, छोटी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बड़ा आरोप और आप लोगों पे लगता है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी की गारंटी का नाम लेते हैं। महंगाई इतनी चरम पर है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है, आप लोग उसकी बात ही नहीं करते। अगर आप EPFO के डेटा देखेंगे तो रोजगार क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अगर ESIC के डाटा देखेंगे तो रोजगार क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अगर आप PLFS के डाटा देखेंगे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है वो उपलब्ध हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है। और ये तो वो डाटा है जो भारत में लंबे समय से विकसित की गई एजेंसियों के हैं। तो ये विपक्ष के आरोप से तो काम नहीं चलेगा। जो तथ्य है वो तो ये है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़े, और जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है तो भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
देखिए एक आरोप ये भी लगता है कि किसान आंदोलन जो अपने चरम पर रहता है आप उसको भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते और यही मजबूरी है कि किसानों को सड़क पर आना पड़ता है। हम किसी की तोड़फोड़ नहीं कर रहे, ना हम तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं। हमारा काम तो सबका साथ सबका विकास है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक अंतिम सवाल भूपेंद्र जी, पिछली बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें हैं, क्या वो अलवर से वो मैसेज जाएगा कि एक बार फिर से वही नारा, फिर से वही रिकॉर्ड? बिल्कुल 25 की 25 सीटें आएंगी। तो धन्यवाद। ये हैं भूपेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि एक बार फिर से 25 की 25 सीटें आएंगी और जहाँ तक भगवान राम की बात है तो उनका आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ यतेन शर्मा, अलवर, न्यूज़ 18।